सीकर जिले में है। एक बात, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में, सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में खंडेला पहाड़ी, पहाड़ी कौन सी, खंडेला की तलहटी में, खंडेला पहाड़ी की तलहटी में, नीम का थाना तहसील खंडेला पहाड़ी की तलहटी में कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे भाई, कांतली नदी के किनारे। ये तो है सभ्यता का, गणेशपुर सभ्यता का परिचय। राजस्थान में सिंपल जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है, कौन सी सभ्यता कहाँ है, गणेशपुर सभ्यता कहाँ है, ठीक है, आहड़ सभ्यता कहाँ है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, इस प्रकार से प्रश्न आया करते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है, एक एक बात, सबसे पहले हम पहली खोज की बात करते हैं। प्रथम खोज यानी कि कोई व्यक्ति जिसने पहली बार यहाँ का उत्खनन किया या खोज किया, 1972 की बात है। 1972 में आर.सी. अग्रवाल, 1972 में उत्खनन का कार्य किसने करवाया भाई, पहली बार आर.सी. अग्रवाल, ठीक है। ये आर.सी. अग्रवाल जो है ना, उसका भी ध्यान रखना है, ये कौन है, ये है रतन चंद्र अग्रवाल। कौन है भाई, ये रतन चंद्र अग्रवाल। अब यहाँ की हम एक एक बात करें कि एक एक विशेषताएं अलग अलग है, उनसे संबंधित बात करें। सबसे पहली विशेषता की बात करें, ये एक ग्रामीण समाज था। गणेश्वर क्या था भाई, एक ग्रामीण समाज। और जो ग्रामीण समाज होता है वो पुरुष सत्तात्मक होता है या पितृ सत्तात्मक समाज होता है, जिस समाज के अंदर सत्ता जो है वो पुरुष के पास, परिवार के बड़े पुरुष के पास होती है। अगर हम चर्चा करते हैं विशेषताओं की, एक एक विशेषताओं की चर्चा करें, देखिए यानी कि विशेष बातें हैं कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर जो विशेष बातें हैं उनका ही अध्ययन किया जाता है। देखिए पहली बात, यहाँ पर बना हुआ है प्राकृतिक झरना, यहाँ पर एक बना हुआ है प्राकृतिक झरना। ये प्राकृतिक झरना है ना, इस प्राकृतिक झरने को इतिहासकारों ने नाम दिया है पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, इतिहासकारों ने नाम दिया है। पुष्कर हम जानते हैं अच्छी तरह, अजमेर में है। पुष्कर कहाँ है भाई, अजमेर में। और ये क्या है, पुरातत्व का पुष्कर। तो देखिए पुरातत्व का पुष्कर कहाँ स्थित है, गणेश्वर में। और गणेश्वर कहाँ स्थित है, सीकर में, ठीक है। अगर हम बात करें इस प्रकार से, ये सीकर जिला मुख्यालय है, सीकर जिला, यहाँ से सड़क जाता है कोटपुतली अलवर, इस प्रकार से। यहाँ पर आता है नीम का थाना, देखिए ये इसका एक तरीके से मानचित्र समझे आप, सीकर, ये आता है नीम का थाना, ठीक है, और ये आता है कोटपुतली, और उससे आगे ये जो सड़क है वो चला जाता है अलवर। कहाँ चला जाता है भाई, अलवर। तो देखिए ये जो सड़क है, इस राजमार्ग पर सीकर से हम निकलेंगे नीम का थाना, और नीम का थाना से निकलकर जब कोटपुतली की ओर जाएंगे तो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये सभ्यता स्थित है। नीम का थाना से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जो सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता, वो स्थित है। अब गणेश्वर सभ्यता की पहली विशेषता का हमने अध्ययन किया है, और पहली विशेषता है कि यहाँ एक प्राकृतिक झरना मिला है, जिसे इतिहासकारों ने पुरातत्व का पुष्कर नाम दिया है। इसका मतलब पुष्कर का महत्व है, अजमेर में जो पुष्कर है उसका धार्मिक महत्व है। ऐसे ही गणेश्वर में जो पानी का स्थान है, ठीक है, झरना है, इसका मतलब पानी का स्थान है। और जो गणेश्वर में पानी का स्थान है उसका भी धार्मिक महत्व है। वहां भी कोई छोटा मोटा शिव का मंदिर या कोई ना कोई यहाँ धार्मिक कार्य होते होंगे, उसी आधार को मानकर इसे भी कह दिया गया है पुरातत्व का पुष्कर। तो देखिए कैसे है, ठीक है, इस प्रकार से जैसे पहाड़ी है, ये पहाड़ी बनी हुई है, और जगह का अगर पानी देखें हम, जैसे बर्फरी है, ठीक है, जैसे बहुत से स्थान है, नारायणी माता है, ताल वृक्ष है, बहुत से स्थान, वहां पानी इस प्रकार से जमीन से निकलकर बहकर चल रहा है, इस प्रकार से हर जगह की बात ये है। लेकिन गणेश्वर की बात थोड़ी अलग है। ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीचों बीच यहाँ छेद है,
और देखो इतनी दूर पानी गिरता है इस प्रकार से, जैसे हम मोटर चलाते हैं ना, जैसे हम ट्यूबवेल चलाते हैं, इस प्रकार से पानी गिरता है। तो ये एक विशेष बात है। और ये जो पानी है ना, ये पानी शुद्ध पानी है, एकदम से शुद्ध पानी। अब ये पानी कोई एक दिन, घंटा, आधा घंटा ऐसे नहीं गिरता है, ये पानी लगभग लगभग गिरते ही रहता है। यानी कि ये पानी जो है वो 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे। अब ये पानी उसके बाद में कुंड में आता है, यहाँ से गिरेगा, गिरने के बाद में ये जो पानी है ये कहाँ जाएगा, एक कुंड में। ये कुंड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्थान है ना, ये स्थान जहाँ पर ये पानी निकल रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है एक गौमुख। क्या लगा हुआ भैया, एक गौमुख, ठीक है। पत्थर का बनाया हुआ गाय का मुख यहाँ पर लगा दिया गया है। पत्थर का बना हुआ गाय का क्या लगाया गया है, मुख, उसे कहा गौमुख। इस गौमुख से ये तो क्या है, देखिए ये तो है पहाड़, पहाड़, ठीक है। और ये क्या है, झरना। ये है पहाड़, ये है झरना, और ये क्या है, कुंड। इसी कुंड को हम बात करें तो कहा गया है पुरातत्व का पुष्कर। इसी कुंड को क्या कहा गया भाई, पुरातत्व का पुष्कर। तो देखिए इस प्रकार से अब ये कुंड भर जाता है जब पानी का, जब ये पानी का भर जाता है तो इधर से निकल कर ये पानी आगे चला जाता है, पर कहाँ जाता है इस बात का कोई पता नहीं। किसी बगीचे में चला जाता है, फिर भी वहां बहुत ज्यादा दलदल हो सकती होगी जब इतना पानी जा रहा है। तो हमारे पास हमने एक ही विशेषता का अध्ययन किया अभी तक, और उस विशेषता का नाम है प्राकृतिक झरना, जिसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर। एक बात, हाँ, तो मैं ये बता रहा था यहाँ पर कि इसकी खोज जो थी वो 1972 में आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी, किंतु एक बार थोड़ी हुआ था, उसके बाद में भी उत्खनन चलता रहा। फिर उसके बाद में पुनः उत्खनन हुआ था 1977 में, और 1977 में उत्खनन करने वाले इतिहासकार का नाम विजय कुमार मिश्र था। विजय कुमार मिश्र इस इतिहासकार का नाम था, ठीक है। एक विशेषता पढ़ने के बाद में दूसरी प्रमुख विशेषता, बड़ी बड़ी विशेषताएं जो बार बार परीक्षा में प्रश्न आती रहती हैं, वो प्रमुख विशेषता देखिए, पत्थर से बना हुआ बांध मिला है। पत्थर से बना हुआ क्या मिला है भाई, बांध मिला है। समझ पा रहे होंगे, पत्थर से बना हुआ। मनीषा जहांगीर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका डॉक्टर आनंद क्लासेज में। पत्थर से बना हुआ क्या मिला है भाई, बांध। तो ये वैसे तो क्या प्रश्न बनेगा, लेकिन जब से शुरू से हम जब राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ रहे थे, तब से शुरू से मैं एक बात बता रहा हूँ, और वो बात है कि सभी सभ्यताओं में, चाहे वो सिंधु की सहायक नदियों की सभ्यताएं हो, चाहे वो बनास की सभ्यताएं हो, चाहे वो कोई सी भी दक्षिण भारत की सभ्यताएं हो, अधिकांश सभ्यताओं में, धन्यवाद मुकेश कुमार, हाँ, अधिकांश सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो अधिकांश सभ्यताओं में कोई भी संरचना, कोई भी संरचना की बात करें, संरचना समझे आप, जैसे कोई चबूतरा बना है, जैसे कोई भवन बना है, जैसे कोई इमारत बनी है, ठीक है, ये सब की सब चीजें ईंटों से बनी है। किससे बनी है, ईंटों से। तो यहाँ विशेष बात होगी कि यहाँ पर एक संरचना हमें मिली है जो किससे बनी है, पत्थर से। अब पत्थर से बनाने का कारण क्या है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। पत्थर से बनने का कारण है खंडेला की पहाड़ी। ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की तलहटी में यहाँ पर गांव बसा है, यहाँ पर गांव बसा है। तो इस पहाड़ी में इस प्रकार से यहाँ से उद्गम होता है नदी का, और उस नदी का नाम क्या है, कांतली नदी। जब उद्गम स्थान पर ही गांव है, तो इस गांव को बहने का डर है, डूबने का डर है, तो जगह जगह पर इस प्रकार के, इस पहाड़ के अंदर इस प्रकार से पत्थर के, सूखे पत्थर के पुल बनाए गए हैं, समझे, बांध। सूखे पत्थर के, कोई चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। सूखा पत्थर जो लगाया गया है उससे क्या होता है, उससे पानी रुकता नहीं, लेकिन पानी की स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है। तो आपको लॉजिक पता लग गया होगा कि इसका लॉजिक क्या है। यानी कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि पत्थर से बना हुआ बांध मिला है, इसका लॉजिक है क्योंकि यहीं से नदी का उद्गम स्थल है, और उद्गम स्थल पर नदी का बहाव तेज होता है,
तो ईंटों के बने हुए मकानों का टूटने का भय रहता है, इसलिए मकान और बांध, तो दोनों बात करें, पत्थर से बना हुआ बांध और पत्थर से बना हुआ भवन मिला है। एक विशेष ध्यान रखना, कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं है। गणेश्वर की सभ्यता में किसी भी स्थान पर ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं पत्थर से बना हुआ भवन, पत्थर से बना हुआ बांध। तो हमने विशेषता पढ़ ली है दो, प्राकृतिक झरना और पत्थर की। एक बार आप देख लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता, तीसरी विशेषता ले लेते हैं हम। तीसरी विशेषता जो है उसकी बात करें, ताम्र युगीन, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है, जननी। क्यों है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्राचीनतम, प्राचीनतम तांबे का उत्खनन, प्राचीनतम तांबे का उत्खनन यहीं से होता है। कहां से होता है भाई, गणेश्वर से। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, इसका मतलब सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी हम गणेश्वर सभ्यता को ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, प्राचीनतम तांबे का उपकरण है। ठीक है, आगे बात करें। अब तांबे के जो उपकरण मिले हैं, ठीक है, नंबर 4, तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण। अब क्या क्या मिले हैं देखना, तांबे के उपकरणों की हम बात करें। तांबे के उपकरणों में सबसे पहला मिला है बाणाग्र। ठीक है, तीर, बाणाग्र, भाला, सुई, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, ये सब चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। और सब की सब जो चीजें हैं वो किसके हैं भाई, तांबे के। तो विशेष विशेषता यहाँ से, विशेष जो बात है वो क्या मिली थी, विशेष बात ये मिली थी कि एकमात्र ये स्थान है जहां किसी भी संरचना में ईंट का प्रयोग नहीं हुआ। पत्थर से बने हुए बांध मिले हैं और पत्थर से बने हुए भवन मिले हैं। अब ये जो चीजें मिली हैं, ये उपकरण, जितने भी उपकरण हैं, इन सब उपकरणों में, इन सब उपकरणों में जो तांबे के ये जो उपकरण है, इनमें 99% तक शुद्धता है, 99% तक शुद्धता पाई गई है। विशेष बात ये भी देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन लोगों को, इन लोगों को तांबे में मिश्रण का ज्ञान नहीं था, तांबे में मिश्रण का ज्ञान नहीं था। नहीं तो आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में तांबे में टिन का मिश्रण किया गया और तांबे में टिन का मिश्रण करके कांसा बनाया गया, तो ये भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने पूर्णतया तांबे का प्रयोग किया और वो तांबा कितना था, 99% तक शुद्ध था। इसका मतलब इनको तांबे में क्या चीज मिश्रित हो सकती है, इस चीज का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहां से बात करने के बाद में अब इसका जो समृद्ध काल है उसकी हम बात करें, यानी कि इसका जो टाइमिंग है वो है 2800 ईसा पूर्व। कितना है 2800 ईसा पूर्व, और ये बताया है डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने। डॉक्टर कौन है भाई, डीपी अग्रवाल। इसने इसका समृद्ध काल माना है कितना, 2800 ईसा पूर्व।
तो हमने लगभग लगभग गणेश्वर सभ्यता की अधिकतम बातें कर ली है। एक बात और हम करें, मृद भांड। यहाँ भी प्रत्येक सभ्यता में मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ भी मिले होंगे। यहाँ के मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं उनको कहा जाता है कपिस पात्र, या उनको कहा जाता है कथी पात्र। क्या कहते हैं भाई? कथी पात्र। ये जो कथी पात्र है ये कत्थई कलर का होता है। कैसे कलर का होता है भाई? कत्थई कलर का। तो ये हमारी एक राजस्थान की सभ्यता थी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। अब इसका क्या क्या मिला है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अभी हमने विस्तृत अध्ययन किया है। प्राचीनतम यहाँ शिव का मंदिर है, ठीक है। इसी के पास में शिव का एक प्रसिद्ध स्थान भी है, उसकी भी हम चर्चा करें। यहाँ पर शिव का एक प्रसिद्ध स्थान है बलेश्वर। बलेश्वर, यहाँ पर स्थानीय लोग या वहां के आसपास के लोग श्रावण में कावड़ चढ़ाते हैं। श्रावण में क्या करते हैं भाई? कावड़ चढ़ाते हैं। शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है, और उस मंदिर का नाम बलेश्वर। ये भी शिव का मंदिर है, और गणेश्वर में जो है वो भी शिव का मंदिर है। गणेश्वर में कहा जाता है ये गालव ऋषि का तपो स्थल रहा है। यहाँ पर एक पेड़ है बलेश्वर में। क्या है? एक पेड़। अगर हम बात करें गुलर का पेड़ है, इस पेड़ की जड़ में यहाँ पर एक खड्डा बनाया हुआ है, और इस खड्डे में भरा है पानी। ये खड्डा ज्यादा से ज्यादा है 3 फुट गहरा। कितना है भाई? 3 फुट गहरा। पर इससे ये जो पानी है ना, ये पानी इतना है कि इससे कभी भी कम नहीं होता। हजारों की संख्या में भीड़ होती है सावन में, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ से बाल्टी भर भर के पानी निकालते हैं। यहाँ से लोग यहाँ खड़े होते हैं, पानी भरते रहते हैं, पूरे दिन पानी निकालते हैं, पर ये पानी कभी समाप्त नहीं होता। ये स्थान है और इसका नाम क्या है? बलेश्वर। तो बलेश्वर जो है वो गणेश्वर के समीप ही स्थित है, और दोनों ही स्थान भगवान शिव के स्थान है। तो भगवान शिव के जहां जहां स्थान है, जैसे जहां सीकर में भी है कोई, ठीक है, अलवर में भी जितने भी स्थान है, उन सब स्थानों पर प्राकृतिक तरीके से पानी का कोई ना कोई स्रोत है, जल स्रोत है। कहीं पर कुंड बना हुआ है जिसमें अपने आप पानी आ रहा है, ठीक है। कहीं पर पहाड़ से खोदकर पानी निकल रहा है, कहीं पर नाला बनकर तैयार हो रहा है, जैसे बर्तरी का पवित्र स्थान है, वहां पर भी इसी प्रकार से चर्चा है। तो ये सभ्यता पढ़ने के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। हमने 6 या 7 सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया जो बड़ी बड़ी थी। अब हम छोटी छोटी सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी जो हमारी सभ्यता रहेगी नेक्स्ट, वो सभ्यता रहेगी बागोर सभ्यता। कौन सी रहेगी भी? बागोर। अब बागोर नाम है तो देखो ये तो सीधी सी बात है, बागोर बागोर में ही है। बागोर तो कहाँ है? बागोर में। और ये बागोर जो है वो कहाँ है? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता बागोर में है, भीलवाड़ा में है, ठीक है। अब इस सभ्यता का परिचय हम बात करें, एक एक चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता की विशेष विशेष जो बातें हैं वो क्या क्या हो सकती है। देखिए एक एक बात संरचना करते हैं हम। सबसे पहले नदी का नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसका नाम भी? नदी का। तो नदी का नाम पूछा जाता है तो हमारा उत्तर होगा कोठारी नदी तट पर। कोठारी नदी तट पर। कौन सी सभ्यता है भाई? बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। पहला अपना जो प्रश्न होगा इस सभ्यता से समझो या किसी भी सभ्यता से समझो, वो जो पहला प्रश्न होगा वो प्रश्न क्या होगा, इसकी भी हम चर्चा करें। प्रथम प्रश्न होगा कि ये सभ्यता कहाँ है। दूसरा होगा इसका उत्खनन किसने किया। तीसरे नंबर पर बात आती है नदी कौन सी है, और फिर बात आती है यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो देखिए उत्खनन की बात करें, अगली संरचना की बात करें या अगली बात चर्चा करें। उत्खनन, उत्खनन करने वाले इतिहासकार राजस्थान के इतिहासकार हैं, नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र। क्या है भाई? वीरेंद्र नाथ मिश्र। इस वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था, और उत्खनन कब से कब तक किया है?
ये भी प्रश्न रहेगा। 1967 में उत्खनन करने लगे और 1970 तक इनने जो वीरेंद्रनाथ मिश्र है इनने उत्खनन का कार्य किया है। अब उत्खनन का कार्य किया है तो निश्चित है क्या मिला होगा, जो भी अवशेष मिले हैं हमें, चाहे वो कुछ भी मिले हों, जो भी अवशेष हमें मिले हैं वो अवशेष जो है आहड़ के समकालीन है। इस बात का ध्यान रखना, आहड़ के समकालीन, या हम ये कहेंगे आहड़ के समान, आहड़ के समान या आहड़ के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब क्या क्या मिला इसकी तो हमने चर्चा की नहीं है, हमने तो ये चर्चा की है कि किसके समकालीन मिले हैं, आहड़ के समकालीन। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर एक टीला जो है, ये टीला, ठीक है, इस टीले का नाम है महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। ठीक है, तो हम यहां की बात करें तो प्रथम उत्खनन, बागोर सभ्यता में प्रथम उत्खनन, पहली बार किसी चीज का उत्खनन किया तो वो किसका किया गया था, टीले का, और उस टीले का नाम है महासतियों का टीला। तो देखो महासतियों की बात राजस्थान के इतिहास में एक जगह और आती है, और वो आती है सिसोदिया वंश जब हम पढ़ते हैं, गोहिल वंश जब हम पढ़ते हैं मेवाड़ का, कौन सा वंश, सिसोदिया या गोहिल वंश, सिसोदिया वंश की छत्री, सिसोदिया वंश में या राज परिवार की छत्री जो है ना वो है महासतियां, वो क्या कहलाती है भाई, महासतियां। और ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, ये जो महासतियां हैं ये आहड़ में है, ये महासतियां कहाँ है भाई, आहड़ में, और आहड़ कहाँ है, उदयपुर। तो दो अलग अलग बातें होंगी, एक प्रश्न पूछेगा कि महासतियां कहाँ स्थित है, या फिर पूछेगा मेवाड़ राजवंश की महासतियां कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर होना चाहिए आहड़, और आहड़ कहाँ है, उदयपुर। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, एक प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि महासतियों का टीला कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर होगा भीलवाड़ा, और उसी टीले से हमें बागोर की सभ्यता जो है, कौन सी भाई, समझ पा रहे होंगे, बागोर की जो सभ्यता है उसका उत्खनन किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या मिला है, ये जो बागोर की सभ्यता है इसकी हम बात करें, प्रथम स्तर, जब खुदाई हुई प्रथम स्तर की, तो प्रथम स्तर में हमें आखेट के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना, आखेट के प्रमाण। ठीक है, फिर खुदाई हुई द्वितीय स्तर, द्वितीय स्तर, तो यहां से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आखेट तो समझ गए होंगे, शिकार कर अपना जीवन का गुजारा करना, शिकार करके जीवन का गुजारा करना, जीवन यापन करना, वो आखेट है, शिकार है आखेट। ठीक है, तो द्वितीय स्तर में पशुपालन के अवशेष मिले हैं, और जब तृतीय स्तर की खुदाई हुई, या हम कहें तीसरा स्तर, कौन सा कहें भाई, कौन सा, तीसरा स्तर, तीसरे स्तर की खुदाई में हमें कृषि के अवशेष मिले हैं, कृषि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये एक प्रश्न बन जाएगा, राजस्थान का ऐसा स्थल जहां से तीनों चीजों के, तीनों के विशेष या प्राचीन समय के तीनों कार्यों के अवशेष मिले हैं, और वो स्थान जो है उसका नाम है बागोर सभ्यता। क्या नाम है भाई, बागोर सभ्यता। अब देखो यहां पर हम बात करें, एक प्रश्न अभी अभी बनाया, एक और प्रश्न बनाते हैं, यहां से प्रश्न बनाते हैं पशुपालन। जब हमने बात की कि पशुपालन के अवशेष मिले हैं दूसरे स्तर में, और तीसरे स्तर में कृषि के मिले हैं, तो पशुपालन और कृषि के भारत में प्राचीनतम, ये ध्यान रखना, पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि दोनों के ही भारत में प्राचीनतम, भारत में नहीं कहेंगे, राजस्थान में, राजस्थान में कहेंगे, राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण है। इससे पुराने प्रमाण हमें कृषि और पशुपालन के कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, कृषि और पशुपालन के इससे पुराने
प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इतने प्राचीनतम जो प्रमाण हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? भागौर से। और भागौर कहाँ है? भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। यहाँ एक टीला था, टीले का नाम था महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। आगे चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ के जो भी मिले हैं अवशेष, अगली बात, अवशेष मध्य पाषाण काल के मिले हैं। यहाँ के जो अवशेष मिले हैं वो कौन से काल के हैं? मध्य पाषाण काल। जैसे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस प्रकार से पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। और मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं तो वो अवशेष यानी कि पत्थर के, भाई सिंपल सी बात क्या है, पाषाण काल का मतलब क्या है? पत्थर। तो पत्थर से बने हुए औजार है। देखना, पत्थर से बने औजार। मध्य पाषाण काल के अवशेष का मतलब क्या है? पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं। अब पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं, उनमें भाई कुल्हाड़ी हो सकती है, उनमें भाई खुरचनी हो सकती है, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को आदिम संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। आदिम, क्योंकि प्राचीनतम प्रमाण मिले ना, आदिम संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। ये तो है पत्थर के। अब एक चीज लोहे का भी मिला है, एक विशेष चीज। तो लोहे का क्या मिला है? बाणाग्र। लोहे का क्या मिला भाई? बाणाग्र। बाण के आगे वाला भाग, ये देखिए, ये बाण का आगे वाला भाग है, इस प्रकार से, इस प्रकार का। ये जो भाग है ना, ये किसी काल में तांबे का बना होता था, किसी काल में लोहे का बना होता है, ठीक है। ये जो है ये बाणाग्र है, इसके पीछे जो है यहां से लेकर और यहां तक का हिस्सा, ये हिस्सा ना, ये हिस्सा होता है लकड़ी का। बात समझे? ये तो हिस्सा किसका है? लकड़ी का। और इधर वाला जो हिस्सा है ये किसका बना हुआ है? लोहे का। अभी इससे पहले हम एक सभ्यता पढ़ रहे थे, वो गणेश्वर सभ्यता थी, उसमें भी हमने लिखा है बाणाग्र। उसमें जो हमने बाणाग्र लिखा है वो बाणाग्र तांबे का है। गणेश्वर में तांबे, क्योंकि सभी चीजें हमें तांबे की प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ का जो बाणाग्र है वो बाणाग्र हमें लोहे का प्राप्त हुआ है। तो प्राचीनतम सभ्यता भी हो गई, आधुनिक सभ्यता भी हो गई, क्योंकि लोहे की खोज बहुत दिनों के बाद हुई थी। जबकि सर्वप्रथम खोज किसी धातु की अगर हुई है, उसकी हम चर्चा करें तो वो धातु तांबा है। वो धातु क्या है भाई? तांबा। सर्वप्रथम खोज ताम्र धातु की हुई है और यहां से हमें लोहे के बाणाग्र भी प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। देखिए हम आगे शुरू करते हैं अगली सभ्यता। मिलाते हैं। अगली बात कर रहे हैं भाई हम। हाँ देखिए, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब शायद सही चल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट सभ्यता की हम बात करें तो नेक्स्ट सभ्यता जो है वो है नगर। नगर, और ये कहाँ स्थित है? टोंक में। सभ्यता का नाम क्या है भाई? नगर है।
और कहाँ स्थित है? टोंक में, वर्तमान टोंक जिले में है। अब इसकी हम एक एक बात करें। सबसे पहली बात, प्राचीन नाम। कईयों के प्राचीन नाम पूछते हैं, कोई कहाँ स्थित है ये पूछते हैं, कि नदी कौन सी है ये पूछते हैं, ठीक है। तो प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम इसके दो मिले हैं। कितने मिले भाई? दो मिले हैं। एक की हम बात करें, मालव नगर, मालव नगर, एक बात, ठीक है। और एक है करकोटा नगर, मालव नगर या करकोटा नगर। अब ये तो प्राचीन नाम टोंक के नहीं है, नगर के हैं। किसके हैं भाई? नगर के। और अगर हम बात करें इस नगर का, एक नगरी भी होता है, वो अलग है, चित्तौड़गढ़ में है, ये नगर है, ठीक है। ये जो है नगर या मालव नगर जो है, प्राचीन नाम इसका, इसको हम बात करें, ये है मालव जनपद की राजधानी रहा। प्राचीन समय में मालव जनपद, मालव जनपद की राजधानी रहा। हम बात करते हैं ना, जैसे सिवी जनपद की राजधानी माध्यमिका, ऐसे ही जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, ऐसे ही मालव जनपद की राजधानी रहा है। तो कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि मालव सिक्के, मालव प्रकार के सिक्के कहाँ से मिले, तो मालव शब्द का संबंध जो है वो इसी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए बगैर सोचे हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या मिला है यहां से? एक बात, यहां से चांदी के सिक्के, एक तो ये प्रश्न के चांदी, यही पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ से जो सिक्के मिले हैं वो किसके हैं? मिश्रित धातु के, तांबे के, चांदी के, सोने के, और रिट में आया हुआ प्रश्न इस प्रकार से, ठीक है ना, कि अरब यात्रियों द्वारा चलाया गया जो सिक्का था उसका क्या नाम था। तो यहां से चांदी के सिक्के मिले हैं, देखना। अब ये जो सिक्के हैं ये मालव जनपद के रहे होंगे, ठीक है। वही प्रश्न होगा, यहां से जो चांदी के सिक्के मिले हैं उनको आहत मुद्राएं कहा जाता है, आहत मुद्रा, या उनको कहेंगे पंच मार्क सिक्का, पंच मार्क सिक्का, ये भी इनको कहा जाता है। आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, ये कहा जाता है। और ये जो सिक्के हैं ये मालव गणराज्य के हैं, ठीक है। ये जो सिक्के हैं ये कौन से गणराज्य के हैं? मालव गणराज्य के सिक्के। अब प्रश्न एक और को ध्यान रखना है, मालव गणराज्य के सिक्के राजस्थान में कितनी जगह से प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो राजस्थान में मालव गणराज्य के सिक्के दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कितने स्थानों से भाई? दो स्थानों से। स्थान का मतलब स्थल, सभ्यताएं, ऐसी सभ्यताएं हैं दो, एक है रेड, रैंड ऐसे कहते हैं ना, रैंड, और एक है नगर, एक है रेड और एक है नगर, और दोनों की दोनों ही टोंक जिले में है। कौन से जिले में भाई? टोंक जिले में। अगर ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान किस जिले में मालव गणराज्य के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं, तो आपका उत्तर होगा टोंक जिले में। और निम्न में से कौन से ग्रुप में, निम्न में से कौन से ग्रुप में मालव गणराज्य के सिक्के मिले? तो दो दो का ग्रुप देंगे, दो दो तीन तीन का ग्रुप दें तो दो ही स्थान है राजस्थान में जहां से सिक्के मिले हैं चांदी के मालव गणराज्य के, एक रेड है और एक नगर है, और दोनों कहाँ है? टोंक में। यहाँ की हम बात कर रहे थे, और क्या मिला है? यहां से एक मूर्ति मिली है, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, ठीक है, कि मृण मूर्ति मिली है। इसका भी ध्यान रखना भाई, जैसे चांदी की है या तांबे की है या लोहे की है, मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, इसकी भी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली है। और ये जो मूर्ति है ना, इसका ध्यान रखना, ये मूर्ति शुंग काल, शुंग काल का अवशेष है। दो अलग अलग बातें होगी, सिक्के जो हैं वो मालव गणराज्य के अवशेष हैं, और ये महिषासुर मर्दिनी की जो मरण मूर्ति मिली है, ये मूर्ति जो है वो शुंग वंश से संबंधित है, या शुंग जो काल है, जब भी कभी शुंग राजवंश ने शासन किया होगा उसके अवशेष हैं, ठीक है। तो आज भी हमने दो या तीन सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट हम आगे चले, एक मिनट के लिए आप
स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, शुरू करते हैं हम नेक्स्ट सभ्यता। देखिए, अगली जब सभ्यता है हमारी, वो रहेगी नगरी। अभी अभी हमने पढ़ा था नगर, और ये सभ्यता कौन सी अभी? नगरी। ठीक है, सिंपल सी बात। सबसे पहले जो पूछा जाने लायक प्रश्न है वो कहाँ का है, फिर बाद में क्या क्या मिला है वो है। तो नगरी जो है वो है चित्तौड़गढ़। नगरी कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में मिला है। इसी का प्राचीन नाम, ये जो नगरी है इसी का प्राचीन नाम, अभी पीछे हम बात कर रहे थे प्राचीन नाम जैसे मालव नगर, ठीक है, ऐसे इसका प्राचीन नाम जो था वो माध्यमिका था, माध्यमिका। और ये जो माध्यमिका है वो प्राचीन समय में सिवी जनपद की राजधानी रहा। जनपद कौन सी है भाई? सिवी जनपद। देखो एक बात हम ये भी जानते हैं कि प्रारंभ में, कल भी बात करते हैं, सबसे पहले जन बने वैदिक काल में, जन से जनपद बने उत्तर वैदिक काल में, जनपद से महाजनपद बने, और महाजनपद महाजनपद काल में ही बने जिस समय जैन बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। फिर महाजनपद से आज के राज्य अस्तित्व में आए हैं। ये जो राज्य अस्तित्व में आए हैं ये है मगध, यानी कि भारत का पहला राज्य जो है वो मगध माना जाता है। उससे पूर्व के जो भी राज्य थे उन्हें जन के नाम से जाना जाता है। जन बड़े हुए तो जनपद बन गए, और जनपद बड़े हुए तो महाजनपद बन गए। ठीक है, तो क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं। सबसे पहली बात, उत्खनन। यहाँ का उत्खनन, उत्खनन करने वाले इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर। उत्खनन कौन कर रहे हैं भाई? D.R. भंडारकर। इन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया है। इस सभ्यता से क्या क्या मिला है हम उसकी भी चर्चा अभी अभी कर रहे हैं। यहाँ भी सिक्के मिले हैं, यहाँ भी क्या मिले हैं? सिक्के। ध्यान रखना, सिक्के तो अनेक स्थानों से मिले हैं, लेकिन कोई सिक्का किस काल का है, कोई सिक्का कौन से काल का अवशेष है, किस धातु का बना हुआ है, इन सब की बात करें। यहाँ के जो सिक्के हैं इन सिक्कों पर मध्य निकाय, इन सिक्कों पर मध्य निकाय सिवी जनपद लिखा मिला है। मध्य निकाय सिवी जनपद। तो जो हम पीछे सभ्यता पढ़ रहे थे नगर, उसमें तो मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं, और यहाँ मिले हैं सिवी जनपद के सिक्के। ये भी चांदी के सिक्का है। ये जो स्थल है राजस्थान का नगरी, इसका उल्लेख, नगरी का उल्लेख पाणिनि की पुस्तक, पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी हुआ है। पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी, इसमें भी नगरी जो है इसका उल्लेख हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्थान है, इस स्थान में एक मंदिर मिला है। ये मंदिर देखिए इस प्रकार से एक मंदिर बना है। ठीक है, छोटा सा बना लेते हैं अपन। ये जो मंदिर मिला है इसकी हम बात करें, कहां से मिला है? नगरी से। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। ये जो मंदिर मिला है ना, ये प्रश्न है यहाँ का मोस्ट प्रश्न। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में प्रथम मंदिर, वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में प्रथम मंदिर कहां से मिला भाई? नगरी से मिला है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और जो ये मंदिर है सुंग कालीन मंदिर है। ध्यान रखना, सुंग कालीन मंदिर है, यानी कि सुंग राजवंश के समय बनाया गया था, लेकिन आज के दिन ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। सुंग कालीन
मंदिर है और नगरी में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? नगरी में। और हम बात करें, यहां से दो शिलालेख मिले हैं। एक शिलालेख आप समझे ये है और एक शिलालेख ये है। ये दो क्या है? शिलालेख। नगरी से जो चित्तौड़गढ़ का ये क्षेत्र है, यहां से दो शिलालेख मिले हैं। मैं नाम लिखता हूं अलग अलग। एक शिलालेख का नाम है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख। नगरी में एक शिलालेख मिला है, घोसुंडी शिलालेख। और एक शिलालेख की हम चर्चा करें, अगला शिलालेख जो है उसकी भी हम चर्चा करें, हाथीबाड़ा शिलालेख। एक का नाम क्या है भाई? हाथीबाड़ा शिलालेख। तो दो शिलालेख, एक घोसुंडी शिलालेख और एक हाथीबाड़ा शिलालेख। दिख रहा होगा यहां तक। अब देखिए इन शिलालेखों की खोज, शिलालेख की खोज, प्रश्न बनेगा शिलालेख की खोज। एक तो खोज का प्रश्न बनता है, जैसे मौर्यकालीन शिलालेख होते हैं ना, अशोक के शिलालेख, उनकी खोज सर्वप्रथम किसने की, और उसके अलावा उन शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। ऐसे ही यहाँ भी प्रश्न बनेगा कि नगरी में जो शिलालेख है, इन शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं, इन शिलालेखों की खोज जो है वो कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास द्वारा की गई। ठीक है, आपको पता हो कवि श्यामल दास जो है मेवाड़ के अधीन कहा करते थे। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कवि की उपाधि दी थी। महाराणा कौन है भाई? सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी और उनके अधीन रहते थे, और इन्होंने इसकी खोज 1887 में कर दी। खोज कब कर दी? 1887। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनको पढ़ने का काम, ये जो शिलालेख है, इन शिलालेखों को दिख रहा होगा, यहां तक आराम से दिख रहा होगा। सर्वप्रथम पढ़ा, खोज की बात है, सर्वप्रथम पढ़ा D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। ये जो शिलालेख है, इन शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले D.R. भंडारकर हैं, और इन शिलालेखों को सर्वप्रथम खोज करने वाले कविराज श्यामल दास। कविराज कौन है भाई? श्यामल दास। अब इस शिलालेख में, वैसे तो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, पर फिर भी घोसुंडी शिलालेख की एक विशेष बात यहां पर देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम उल्लेख। देखना, वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम केंद्र नगरी है। सबसे प्राचीनतम मंदिर नगरी नामक स्थान से मिला है। एक प्रश्न, वैष्णव संप्रदाय का पहली बार उल्लेख कौन से शिलालेख में हुआ है? तो कौन से शिलालेख में हुआ है? तो घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में, और वो भी नगरी से ही मिला है। इस शिलालेख की खोज कविराज श्यामल दास ने की है, और इस शिलालेख को प्रथम बार पढ़ने का कार्य D.R. भंडारकर ने किया है। किसने किया भाई? D.R. भंडारकर।